हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रोग्रेस पर चल रहा है, उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो इजी टॉपिक्स हैं मैं आपको वो ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, कुछ इजी कुछ चैप्टर जो आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं वो टॉपिक्स, जिसके अंदर थोड़े से अब कुछ टॉपिक्स जैसे कि मैं आपको बताऊँ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फॉर मेटल्स की, मेटल्स के लिए बात करूं तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पेशली फॉर मेटल्स। एंड फॉर एलॉयज अगर मैं बात करूं तो एलॉयज के केस में भी रेसिस्टिविटी बढ़ती तो है टेम्परेचर के साथ, बट नॉट ऑफ सच स्पीड, उस स्पीड से या उस क्वांटिटी के साथ नहीं बढ़ेगी। कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, आपको एक ग्राफ याद रखने हैं, ग्राफ पेपर में आए हुए हैं और आपसे जनरली पूछा भी जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एलॉय के लिए रेसिस्टिविटी कुछ इस टाइप से बढ़ती है, यानी इनिशियली टेम्परेचर 0 होने पर रेसिस्टिविटी 0 नहीं होती। और जो बिल्कुल स्पेशल केस है वो है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स आप सभी को पता होंगे, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। चैप्टर 14 आपकी बुक का यही है, सेमीकंडक्टर ही आप पढ़ेंगे। तो उसका रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरह से है, यानी वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है रेसिस्टिविटी पर। चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक अगर और बताऊं, एक टॉपिक आपका आएगा ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नाम से ही पता चल रहा था, कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ठीक, जैसे कि सिंपल हम मेटल की बात करें, लेकिन मेटल के केस में अगर करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया ना जाए तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनता है, जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी है। भाई अगर V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखेंगे तो Y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज ओमिक कंडक्टर। तो ये कौन से होते हैं, मेटल्स हैं। लेकिन मेटल्स के केस में भी जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ना हो। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स हैं जहां ओम्स लॉ फॉलो ना हो, यानी कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना बने वोल्टेज और करंट के बीच में, जो ये बना है। जैसे कि अगर मैं मेटल्स के लिए ही बात करूं, हाई करंट के केस में, यानी कि हम करंट को बहुत ज़्यादा हाई कर दें तब, तो हाई करंट के केस में यही ग्राफ, ठीक, इस ग्राफ को अगर आप नेगेटिव एक्सिस में ही बनाएंगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यही ग्राफ आपका ओमिक ना होके थोड़ा सा इधर बैंड हो जाएगा, यानी अब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा। दैट इज मेटल्स बहुत ज़्यादा हाई करंट के केस में ओमिक कंडक्टर नहीं होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, ये फिर आप जो मैं बता रहा था सेमीकंडक्टर चैप्टर वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ नाम याद रखें, पीएन जंक्शन डायोड बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन चैप्टर 14 में आएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। वहाँ भी करंट और वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज इट इज़ नॉट ओमिक कंडक्टर। एंड द लास्ट वन इज गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। ये एक सेमीकंडक्टर है और इसके केस में भी अगर आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा, यानी कर्व शेप में है।
ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ है। और यहाँ जो ग्राफ है, जब ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, दैट इज नेगेटिव रेसिस्टेंस ग्राफ। ये ग्राफ क्या होता है? नेगेटिव रेसिस्टेंस। इस एरिया में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ये ओमिक कंडक्टर्स हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बताइए कौन से ये ऑप्शंस हैं जो नॉन ओमिक नहीं है, मतलब ओमिक हैं इस टाइप से। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखें। सेमीकंडक्टर हो गया, GaAs गैलियम आर्सेनाइड, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, या मेटल जब हाई करंट हम फ्लो करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस अभी तक के टॉपिक के हम देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर थोड़ा सा चैप्टर इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आपके 10 क्वेश्चंस हैं, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 2 वायर्स, वन ऑफ मैंगनीन एंड अदर ऑफ कॉपर। एक मैंगनीन और एक कॉपर का वायर है। देखिए मैंगनीन होता है एलॉय, ठीक है, उनकी लेंथ इक्वल है, रेसिस्टेंस इक्वल है। लेंथ ऑफ मैंगनीन वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर एंड रेसिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। मुझे पता है रेसिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा होती है, तो मैंगनीन की रेसिस्टिविटी कॉपर से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये मुझे खुद याद रखना पड़ेगा। मुझसे पूछा है कौन सा वायर ज़्यादा थिक है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A सभी के याद होगा। रेसिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, तो रो मैंगनीन L मैंगनीन बाय A मैंगनीन इक्वल्स टू ρCu LCu बाय ACu। लेंथ इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ रेसिस्टिविटी का रेशो बराबर है एरिया के रेशो के, ठीक। अब अगर रेसिस्टिविटी ये ज़्यादा है, सिंस रो मैंगनीन इज ग्रेटर देन ρCu, देयरफॉर तो एरिया भी मैंगनीन वायर का ही ज़्यादा होगा। तो आप ये प्रूफ सहित क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टिविटी। देखिए आप ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ अगर मैं डबल कर दूं, चाहे एरिया आधा कर दूं, कुछ भी कर दूं, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो नई रेसिस्टिविटी कितनी होगी? न्यू रेसिस्टिविटी इज सेम। तो नई रेसिस्टिविटी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले जो रेसिस्टिविटी थी वो थी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको जरा अभी बाद में कराऊंगा, पहले फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए क्योंकि फिर स्पेस उस हिसाब से कम बच रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इंस्टेड ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर भी इसी के आगे लिखा हुआ है। करंट की जो है मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, उसके बाद भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। करंट सिंपली स्केलर की तरह जुड़ता है, इसलिए हम उसको स्केलर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछा है एरिया बताना है नेगेटिव रेसिस्टेंस का। तो स्टूडेंट्स ABCD, तो CD जो एरिया है वहाँ ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? CD वो एरिया है जहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन मुझे दिया है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज QT। ये स्क्वायर नहीं है, QT चार्ज जो है वो कितना दिया है? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ABC? ABC की डायमेंशन बतानी है, और अगर ABC की वैल्यू दी है तो टाइम 6 सेकंड पर करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए डायमेंशन की अगर हम बात करें तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग
जितनी भी क्वांटिटी प्लस या माइनस में होती हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है। तो चार्ज की जो डायमेंशन है बच्चों वो कूलम है, ठीक। या फिर आप ऐसा कीजिए, चार्ज की डायमेंशन है वो हम यूज़ करते हैं एम्पियर और टी टाइम, ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन क्या है, AT है। AT स्क्वायर की डायमेंशन, A की डायमेंशन मुझे निकालनी है, ये हो गया T स्क्वायर। तो जो A की डायमेंशन बची वो क्या बचती है, A T इनवर्स, क्योंकि जब मैं इसे डिवाइड में लाऊंगा तो T माइनस 2 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, T माइनस 2 और प्लस 1, तो T माइनस 1 ही आएगा, ठीक। ऐसे ही डायमेंशन अगर मैं निकालता हूँ BT की, तो B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, A एम्पियर। नेक्स्ट C की डायमेंशन तो इसके बराबर ही हो गई AT के। तीनों की डायमेंशन हमें निकालनी है। नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि करंट कितना होगा। देखिए करंट क्या है, करंट का फॉर्मूला Q/T है, यानी मैं कह सकता हूँ dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आप डेरिवेटिव कर दें। AT स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2AT। BT का डेरिवेटिव कितना होगा, B, और C का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो ये IT करंट की वैल्यू आ गई टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें A, B, C और T तीनों की वैल्यू गिवन है, पुट कर दें। तो A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू भी 6 है। तो आएगा 36 टू 72 प्लस 4 यानी कि 76 एम्पियर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो मटेरियल हैं सिलिकॉन और कॉपर, उनको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं 300 केल्विन से 60 केल्विन पर, यानी कि सिलिकॉन और कॉपर इनका टेम्परेचर घटा दिया, 300 से घटाकर कितना कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन में व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द रेसिस्टिविटी, उनकी रेसिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो पहले बात कर लूँ सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का ग्राफ अभी हमने देखा रेसिस्टिविटी का, तो वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जबकि इस क्वेश्चन में हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। जितना हम टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे रेसिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो सो रेसिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज। नाउ कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर एक मेटल है, और मेटल के केस में टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो रेसिस्टिविटी, देखिए ये ग्राफ बनता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर घटाने पर रेसिस्टिविटी घटती है। तो आप लिख देंगे रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब 9th 10th क्वेश्चन आपके थर्ड की तरह कुछ होंगे, तो मैं आपको थर्ड समझा रहा हूँ, ठीक है। बस इतना आप रेसिस्टिविटी केस में याद रखिएगा, रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। तो आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 9th में। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में रो L/A आ रहा है। रो के फॉर्मूले में जब आप L और A की बात करते हैं तो रो वहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो रो डज नॉट डिपेंड ऑन L एंड A। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, जबकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक चीज फर्क थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई एक मेरे पास वायर है, उस वायर की लेंथ 4 मीटर है, या चलो L ले लेते हैं ना, L है उस वायर की लेंथ। मैंने आपसे कहा मैंने लेंथ बढ़ा दी, सिर्फ इतना कहा लेंथ बढ़ा दी, मतलब मैंने वो वायर और ले लिया, मतलब जहाँ से वो वायर कट किया था लेंथ का, अब ज़्यादा लेंथ का वायर कट कर लिया। अब उसकी लेंथ हमने कितनी कर दी, 4L कर दी बढ़ाकर, ठीक है। तो मैं पूछूँ रेजिस्टेंस कितना, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि R और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि लेंथ को बढ़ाया गया, क्लियर। दूसरी बात हो गई लेंथ को खींच कर बढ़ा दूं, तो लेंथ को खींच कर बढ़ाना और बढ़ाना सिर्फ दोनों बातें डिफरेंट हैं, ठीक है। लेंथ अगर खींचकर बढ़ाई जाती है तो ये वायर साथ साथ पतला भी होता, एरिया पर भी फर्क पड़ता, ठीक। तो जब भी लेंथ खींचकर बढ़ाई जाए या फिर
वायर को पिघला कर नया वायर बनाया जाए, तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक, वहाँ से आप पता लगाएंगे एरिया पर क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपका थर्ड है, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। तो ध्यान रखना, खाली लेंथ बढ़ाई गई है तो आप बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, लेकिन लेंथ को खींच कर बढ़ाया गया है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर है, उसको हमने 10% उसकी लेंथ बढ़ा दी, परसेंटेज इंक्रीज बताओ, रेसिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ गया। ठीक, एक चीज़ याद रखो, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपका है फाइनल माइनस इनिशियल बाय फाइनल इंटू 100। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है फॉर्मूला, मैंने एक बार शायद पहले भी आपको लिखवाया हुआ है। तो लेट कर लो फाइनल लेंथ, या फिर लेट पहले इनिशियल लेंथ कर लें, इनिशियल लेंथ कोमा एरिया एंड रेसिस्टेंस आर, लेंथ एल, एरिया ए और रेसिस्टेंस आर, एंड फाइनल लेंथ कोमा एरिया एंड रेसिस्टेंस आर, एल डैश, ए डैश एंड आर डैश। क्लियर? तो ये लेंथ, एरिया और रेसिस्टेंस हमारे पास आ गए। हमें क्या करना है, देखिए लेंथ 10% बढ़ाई, यानी जो फाइनल लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ प्लस इसका 10% बढ़ गया। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में कह दिया कि लेंथ हमने 10% बढ़ाई है, इसका मतलब जितनी लेंथ थी वो लेंथ तो है ही, साथ में 10% लेंथ और बढ़ गई, यानी लेंथ कितनी हो गई L, और 10% का मतलब 10/100 L, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आ जाएगा 11L/10 अगर हम एलसीएम ले लें। ठीक है, तो L डैश बाय L का रेशो अगर मैं निकालूं तो 11/10 होगा। सिंस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम इस केस में कांस्टेंट रहेगी, तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम बराबर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, इट मीन्स कि अगर मैं ए डैश बाय ए का रेशो निकालूं तो रेशो कितना होगा L बाय एल डैश के बराबर। तो ए डैश बाय ए इक्वल्स टू L बाय एल डैश, L बाय एल डैश मीन्स 10/11, कि एरिया जो है वो घट जाएगा। फाइनली एरिया 10 रह गया अगर इनिशियली 11 था तो। ठीक, नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, अगर मैं रेसिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीज निकालूं तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल बाय फाइनल इंटू 100। फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए रेसिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज हुई। तो ये वैल्यू आई है। ठीक है, रो कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, एल डैश, इसको हम डिवाइड करते हैं ना, एलसीएम ब्रेक कर दें, तो एल डैश बाय ए डैश बाय एल बाय ए माइनस, भाई ये इसके अपोन में भी ले आया, ये इसके अपोन में भी ले गया, एल बाय ए बाय एल बाय ए इंटू 100। तो ये तो पूरा कट के बना गया, क्योंकि तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू बची बस यहाँ, तो मैं ए ऊपर ले जाऊँ, एल डैश बाय एल इंटू ए बाय ए डैश। एल डैश बाय एल क्या है, एल डैश बाय एल है 11/10, और ए बाय ए डैश, यानी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ए बाय ए डैश की वैल्यू भी कितनी आएगी 11/10 माइनस 1 इंटू 100, तो आ गया 121 माइनस 100/100। मैंने एलसीएम भी ले लिया साथ साथ, ये 100 कैंसिल, 21%, मतलब अगर लेंथ आप 10% बढ़ाते हैं किसी रेसिस्टर की तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो 21% बढ़ जाएगा।
ठीक, क्योंकि लेंथ बढ़ी उससे रेजिस्टेंस बढ़ा, प्लस एरिया घटा उससे रेजिस्टेंस बढ़ा, तो टोटल 21% रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छे से इसको देखिएगा, करिएगा, और इसी टाइप से आप बचे हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।